एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं NCERT क्लास 7th की जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 है जंतुओं और पादप में परिवहन। इससे पहले हमने 6 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी कठिन शब्द होंगे उनके हिंदी शब्द उसके इंग्लिश रूप भी हम आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपने अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। सभी प्रकार के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें से साइंस से संबंधित जो टॉपिक जुड़ा होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने की संभावना है। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इसमें हम देखें पहला बिंदु है हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो सभी मिलके अपना जो शरीर है उसमें परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं, सर्कुलेशन सिस्टम का। अगले बिंदु की हम बात करें रक्त, जो ब्लड है वो क्या है। ब्लड जो है वो एक तरल पदार्थ होता है या फिर वो द्रव होता है जो क्या काम करता है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है और यह पाचित जो भोजन है उसको क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का काम करता है। तो अपने जो शरीर में रक्त पाया जाता है उसका क्या काम है वो यहाँ पर बताया गया है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने का काम ये रक्त करता है कि ये ऑक्सीजन को भी इधर उधर ले जाता है। और रक्त क्या काम करता है, यह शरीर में से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है कि अपने शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, मलमूत्र हैं, उनको बाहर निकालने का काम भी यह रक्त करता है। रक्त एक तरल से बना है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। तो आपको पता चल गया रक्त जो है उसका हमारे शरीर में क्या काम है, रक्त क्या क्या काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगले बिंदु की हम बात करें वो है लाल रक्त कोशिकाओं, मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन उसको कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में आता है, RBC में आता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक उसका परिवहन करता रहता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो अपना खून है, जो रक्त है, उसका रंग लाल होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, उसका रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण ये रक्त लाल होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगले बिंदु की हम बात करें, अगला बिंदु है श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं WBC। श्वेत रक्त कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कि ऐसे कई रोगाणु हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको WBC क्या करती है, उनको नष्ट करती है। तो रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा किसके द्वारा की जाती है, WBC शरीर में रोगाणुओं से हमारे शरीर की क्या करेगा, रक्षा करता है। तो WBC का क्या काम है वो भी हमने देख लिया। अगला बिंदु है रक्त का थक्का कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है, जिसको क्या कहते हैं, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स उनको कहा जाता है। तो रक्त का थक्का किसके कारण बनता है वो भी इसमें बताया गया है। अगला बिंदु है रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम भी करती हैं। कि ये रक्त वाहिनियाँ हैं, ये रक्त को इधर उधर
अलग अलग भागों में पहुंचाती हैं। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक का नाम है धमनी और दूसरी का नाम है शिरा। तो शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, एक धमनी और एक शिरा। इनका चित्र हम देखेंगे, मगर उससे पहले हम एक बिंदु और देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं वो मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। इनमें क्या होता है, रक्त का प्रवाह जो है वो तेज़ी से होता है और अधिक दाब पर वो होता है कि उसमें जो प्रेशर होता है वो भी ज़्यादा होता है। और ये धमनियाँ जो हैं ये हृदय से ऑक्सीजन जो है वो समृद्ध रक्त को शरीर के जो अन्य सभी भाग हैं वहाँ तक ले जाने का काम इन धमनियों के द्वारा किया जाता है। हाथ की जो कलाई होती है उसके आंतरिक भाग को हम अगर दबाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे हाथ में धक धक हमें महसूस होती है कि हम उन धमनियों को दबाते हैं अपने हाथ की कलाई के आंतरिक भाग को, तो वहाँ पर हमें वो उछलती हुई प्रतीत होती है, वो धक धक करती हैं। यह स्पंदन नाड़ी स्पंद कहलाता है। तो स्पंद का अर्थ होता है नब्ज। तो वो जो अपनी नब्ज है वो धड़कती रहती हैं, उसको स्पंदन नाड़ी नब्ज कहा जाता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या की हम बात करें तो वो स्पंदन दर कहलाती है कि एक मिनट में वो कितनी बार वो धड़कती हैं, तो वो स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में सामान्य व्यक्ति की जो स्पंदन दर है वो 72 से लेकर 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। तो ये एक सामान्य व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में ये नब्ज दर होती है, उनकी नाड़ी के धड़कने की ये समय सीमा होती है। अब हम चित्र के माध्यम से अभी धमनी और शिरा को समझ लेते हैं। यहाँ जो हम चित्र देख रहे हैं ये मानव परिसंचरण तंत्र का चित्र हम देख रहे हैं। इसमें हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हार्ट बताया गया है, इंसान में कहाँ होता है, तो ये हृदय की तरफ ये तीर का निशान गया हुआ है। फिर नीचे हम देखें शिरा, तो ये जो ब्लू लाइन शरीर के अंदर ब्लू जो नसें होती हैं वो शिराएँ कहलाती हैं। फिर ये जो रेड लाइन की नसें हैं इनको धमनी कहा जाता है, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ये ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने का काम करती हैं। तो ये क्या है, धमनियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं ये परिसंचरण तंत्र का चित्र, इसमें धमनी और शिराएँ जो हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद रहती हैं। फिर हम परिसंचरण तंत्र को और देख लेते हैं। ऊपर तो इसमें क्या है, फेफड़े हैं, ऊपर फेफड़े दिखाई देते हैं। और ये फुफ्फुस ध्वनि है जो ऊपर की ओर तीर है, और ये फुफ्फुस शिराएँ हैं जो अंदर की ओर है। मतलब ये जो शिरा और धमनी जो हैं ये बताई गई हैं, और ये यहाँ पर केशिकाएँ हैं। इनके बारे में, ये वो हार्ट है, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले आती हैं, वो शिराएँ कहलाती हैं। तो हमने चित्र में जो चिन्ह देखे थे, एक शिरा को प्रकट कर रहा था और एक धमनी को प्रकट कर रहा था। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो जो शिराएँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रक्त है उसको शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक लाती हैं, हार्ट तक लाती हैं। तो ऐसा जो चिन्ह था, ऊपर की ओर तीर का निशान वो शिराओं का था, और नीचे की ओर तीर का निशान जो था वो धमनियों का था, वो हमने चित्र में देखा था। इनकी भित्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं। इनमें वाल्व लगे होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं। तो जैसे हम नल में उसका जो वाल्व देखते हैं उसको बंद या खोलते हैं तभी वो पानी आगे जाता है, तो इसमें भी वैसे ही वाल्व लगे होते हैं जो हृदय को, जो अपना ब्लड है उसको हृदय की ओर भेजते हैं, वापस नहीं आने देते उसको। अगले बिंदु की हम बात करें तो वो है, धमनियाँ जो हैं वो ऊतकों में पहुंचकर पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। उन पतली नलिकाओं को केशिकाएँ कहा जाता है। ये पुनः मिलकर
शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। तो इनका ये जो परिवहन का कार्य है, कभी लाना कभी वापस भेजना, तो ये निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। अगले बिंदु की हम बात करें, इसमें है ऐसा अंग जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है, उसको हृदय कहा जाता है। मतलब वो हार्ट होता है जो पंप की तरह रक्त को परिवहन करता है, इधर उधर भेजता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो हृदय कहाँ स्थित होता है वो हमने पहले वाले चित्र में देख लिया। इसका जो निचला सिरा होता है हृदय का, वो थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ होता है। इसका आकार जो है वो आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जिस प्रकार आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो आपकी मुट्ठी का जो आकार होगा वही आपके हार्ट का आकार होगा। अब हम अगला बिंदु देख लेते हैं। अपना जो हार्ट हृदय है वो 4 कक्षों में बटा होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हृदय कितने कक्षों में बटा है, तो ये 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष जो होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कक्ष जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं। तो इसमें 4 कक्ष जो हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, अलिंद और निलय। तो दोनों ओर 2-2 होते हैं, ऊपर की ओर अलिंद और नीचे की ओर निलय। कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देती हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो वो है हृदय के कक्ष की भित्तियां जो हैं वो पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, कभी संकुचित होती हैं और कभी वापस फैलती हैं। लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध विश्रांति मिलकर हृदय स्पंद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ट बीट, ये कहलाती हैं। कभी ये फूलती हैं कभी सिकुड़ती हैं, तो वो हार्ट बीट कहलाती है। हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है, कि जो अपना हृदय है वो फूलता सिकुड़ता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये हर समय चलता है, मतलब ये जब तक चलेगा तब तक ये इंसान क्या रहेगा, जीवित रहेगा। जब ये हृदय सिकुड़ना और फूलना बंद कर देगा उसी टाइम क्या होती है, इंसान की डेथ हो जाती है। अगला बिंदु है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप, जिसको हिंदी में कहते हैं परिश्रावक यंत्र, का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी चित्र हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। इस स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर चेस्ट पीस होता है और दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस, मतलब श्रोतिका लगे होते हैं, जो डॉक्टर अपने कानों में लगाता है, और एक सिरे को वो सीने पर रखता है ताकि वो उसकी धड़कन को सुन सके। अगला बिंदु है रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे नामक अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला बिंदु है स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो ये बात बहुत ही खास है। कौन कौन से जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो वो एक तो स्पंज हैं और एक हाइड्रा हैं, उनमें ये नहीं पाया जाता। अगला बिंदु है सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है उसको उत्सर्जन, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो ये बिंदु भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम हृदय का चित्र देख लेते हैं। यहाँ हम जो चित्र देख रहे हैं वो हृदय का चित्र है, जो इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करें, ये महाशिरा है। यहाँ हम बात करें तो ये क्या है, महाधमनी है। नीचे चलें, ये जो इसके जैसे पाइप का जो मुख होता है, सिरा होता है बाहर का, इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस सिरा कहते हैं। डबल है वो ध्वनि और सिंगल है वो सिरा। इधर हम बात करें, ये तो बायां अलिंद है, इधर दायां
अलिंद है। तो दो अलिंद होते हैं ऊपर की साइड, वो हमने बात की थी दायां और बायां। और दो नीले होते हैं, बायां नीले और दायां नीले दो होते हैं। और ये यहाँ पर आप देखोगे ये बीच में जो जगह है ये कक्षों के बीच की विभाजन दीवार कहलाती है। तो ये तो हो गया धमनी का चित्र। अब हम स्टेथोस्कोप को भी देख लेते हैं। यहाँ हम देखें ये चित्र, इसमें ये तो चेस्ट पीस है जो सीने पर लगाया जाता है, ये ट्यूब है और ये दो श्रोतिका हैं जो कानों में डॉक्टर लगाता है। फिर हम आगे बात करें तो ये देखो ये इसने लगा रखी है। तो ये इस प्रकार काम करता है। उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी हम देखेंगे, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु। रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क या गुर्दे जो हैं वो बाहर निकालने का काम करते हैं। ये उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लेते हैं और जल में घुले हुए जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको मूत्र के रूप में मूत्राशय से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये जो मूत्राशय है ये एक पेशीय नली से जुड़ा होता है जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो खुला होता है जिसको मूत्ररंध्र कहते हैं। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और जो दो वृक्क, दो मूत्रवाहिनियाँ और एक मूत्राशय, ये जल एक मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप में उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो ये सभी मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका चित्र हम अभी देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एक वयस्क व्यक्ति जो है वो सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद शामिल होते हैं। अगला बिंदु है इंसानों को गर्मियों में पसीना, जिसको हम स्वेद बोलते हैं, वो आता है। इसमें जल व लवण का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। लवण के कारण ही कपड़ों पर धब्बे बन जाते हैं। तो गर्मियों में हम देखते हैं कि हमारे कपड़ों पर धब्बे बन जाते हैं, तो वो इसी पसीने के कारण बनते हैं। पसीना मटके के पानी की तरह शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। अगला बिंदु है किसी संक्रमण या चोट के कारण इंसान के जो वृक्क हैं या गुर्दे जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है और रोगी की डेथ हो जाती है। लेकिन कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित अंतराल पर छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इस विधि को अपोहन या डायलाइसिस विधि कहते हैं। इससे रोगी का जो जीवन काल है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगला बिंदु है जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक या फिर यूरिक अम्ल होता है। अब हम इसका चित्र देख लेते हैं। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र हम देख रहे हैं। ये क्या है? गुर्दे हैं, जिनको वृक्क कहा जाता है, और ये क्या काम करते हैं वो हमने देखा था। फिर हम नीचे बात करें, इनमें दो वाहिनियाँ जो निकली हुई हैं उनको मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो हमने देखा था, और पूरे सिस्टम को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। फिर नीचे हम बात करें, इसमें नीचे चलते हैं तो ये क्या है? मूत्राशय है, और ये मूत्र मार्ग हो गया, और ये मूत्र रंध्र हो गया। तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र हमने देख लिया है। अगले बिंदु की हम बात करें तो वो है पादप मूलों, या फिर मूलों को जड़ भी कहते हैं। जड़ों के द्वारा जल
और खनिजों को अवशोषित करते हैं। तो वो जल को जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं पादप। मूलों में मूलरोम होते हैं, तो जो जड़ें होती हैं उनमें मूलरोम पाए जाते हैं। मूलरोम जल में घुले खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अगला बिंदु है पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों की वाहिकाएं जो हैं वो विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वो समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं, जिसका अन्य नाम है दारू। फिर हम इसका चित्र देख लेते हैं जाइलम का। फिर हम देख लेते हैं जल और खनिज का परिवहन पादप में किस प्रकार होता है। पहले हम मूल में देख लेते हैं, उसके बाद में हम संपूर्ण पादप में देखेंगे। तो इसमें हम बात करें, ये क्या है, मूल रोम है, और इधर नीचे क्या है, नीचे इसमें जाइलम दारू है। फिर संपूर्ण पादप की बात करें तो इसमें देखो ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, रेड वाली नीचे आ रही है। तो ये जल और खनिज का क्या कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, जड़ों के माध्यम से ये परिवहन कर रहे हैं। तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का कार्य एक संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो ये जो संवहन ऊतक होता है, यही क्या होता है, भोजन जो है वो पादप के सभी भागों में ले जाता है और उस पादप को जीवित रखता है, जिसे पोषवाह या फ्लोएम कहते हैं। अगला बिंदु है सारा जल पादपों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल जो होता है वो वाष्पित होता है। तो सारा जल जो है वो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। कुछ पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा ये वाष्पित होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है। अगले बिंदु की हम बात करें, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल जो है वो अभिकर्षित मतलब खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है, जो हमने अभी देखा था। इस चित्र में हम देखें, एक शाकीय पौधा है और उस पौधे को रंगीन पानी के अंदर डुबोया गया है। धीरे धीरे क्या होता है, ये रंगीन पानी जो है वो ऊपर चढ़ता जाता है और इसकी पत्तियों तक वो पहुंचता है। फिर हम देखें तो इस तने के माध्यम से वो रंगीन पानी जो है वो इस शाक के पौधे से ऊपर पहुंचेगा। फिर हम जैसे इसकी टहनी को काट के देखते हैं तो जो रंगीन पानी ऊपर गया है वो टहनी में ऐसे छोटे छोटे, उस तने में ऐसे छोटे छोटे रंगीन छिद्र बना देता है। मतलब वो तना ही जो क्या है वो पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।